अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आज़म है और मैं ढाका मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सो अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, विच इज़ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। कि जो हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा है कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है, ब्रीथिंग होती है, और फिर इस जो गैसेस एक्सचेंज के बाद जो ऑक्सीजन जो होती है हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है, उसकी मदद से हम लोग फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इन जो रिस्पायरेटरी पैसेज वेज थे, क्या था एयर। सबसे पहले हवा जो आती थी हमारे नॉस्ट्रल्स के ज़रिए नाक की कैविटी में जाती थी, जिसको नेज़ल सैक कहते हैं, नेज़ल कैविटी कहते हैं। उसके पास एयर जब गुजर रही होती थी तो वो एक वॉइस बॉक्स से गुजरती थी। ठीक है, उस वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते थे? लैरिंग्स कहते थे। ठीक है, एल से लैरिंग्स। ठीक है, और लैरिंग्स की को कवर कौन कर रहा होता था? एक ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर, एक लिड टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते थे। और जो ओपनिंग होती थी लैरिंग्स की, उसको क्या कहते थे? ग्लॉटिस। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट याद रखने हैं कि वॉइस बॉक्स जो है इसको लैरिंग्स कहते हैं, उस लैरिंग्स की ओपनिंग होती है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, फिर लैरिंग्स के बाद नीचे आता था ट्रैकिया। अब एक ट्रैकिया जो होता था वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता था। दो ब्रोंकाई जो थे वो लंग्स के अंदर चले जाते थे, और लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में टूट जाते थे। ठीक है, ब्रोंक्यूल में टूटने के बाद वो ब्रोंक्यूल अपने फर्दर डिवाइड हो के आखिर में एल्वेलाई के अंदर डिवाइड हो जाते थे। और एल्वेलाई जो होता था वो बेसिक स्ट्रक्चर था जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती थी। ये तो था एक तरह का रिवीजन। ठीक है, और लंग्स को एक मेम्ब्रेन कवर करती थी जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते थे। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस क्या है? अच्छा, ये जो पूरा रास्ता मैंने बताया है कि यार सबसे पहले नेज़ल कैविटी है, देन ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, इसको रिस्पायरेटरी पैसेज वे भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिस्पायरेशन के लिए जो एयर गुजरती है उसका रास्ता उसको ये रास्ता देता है, एक पैसेज देता है। व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? अच्छा, कोई भी लफ्ज़ लिखा हो और उसके आखिर में आ रहा हो ITS, क्या कोई भी लफ्ज़ लिखा हो और उसके आखिर में आ रहा हो ITS, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या? इन्फ्लेमेशन। अगर है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब है ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकस क्या है? एक तरह का एयर पैसेज वे है। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे इज कॉल्ड या इज टर्म्ड एज ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे। ब्रोंकस खुद क्या एक एयर पैसेज वे है, तो इन्फ्लेमेशन जो होती है एयर पैसेज वे की, इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्यों होती है? इट इज़ कॉज बाय स्मोकिंग। ये कुछ स्मोकिंग की वजह से होती है या बैक्टीरिया की वजह से होती है? अच्छा, ये होती तो है, बस ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जो पेशेंट है उसको ब्रोंकाइटिस है या सिर्फ नॉर्मल खांसी है? तो ब्रोंकाइटिस और जो नॉर्मल खांसी होगी उसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें खांसी तो होगी, लेकिन साथ साथ उस खांसी में म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होगी, यानी कि आपके मुंह से जो म्यूकस निकल रहा होगा ना खांसी के साथ साथ, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और हल्का हल्का सा लो फीवर रहेगा आपको। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे है, और स्मोकिंग की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है? आपको खांसी होती है, कफ होती है, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, एंड लो फीवर। अब इम्फेसिमा की बात करें, यार इम्फेसिमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो आपके एल्वेलाई होते हैं ना, जहाँ पे बेसिकली आपकी गैसेज ने एक्सचेंज होना होता है, वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब एक एल्वेलाई ऐसा था, ठीक है, अब जब ये टूट जाता है, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है? आपको जो एयर एक्सचेंज करने के लिए जो सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है ना, वो ज़्यादा सरफेस एरिया कम हो जाता है। क्या? एम्फाइसेमा इज द कंडीशन जिसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपकी एल्वेलाई की, और उसमें क्या होता है? फिर जो सरफेस एरिया कम हो जाता है तो गैसेस एक्सचेंज में मसला होता है। ठीक है, तो ये होती क्यों है? जो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन है एल्वेलाई की, ये क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट। इंडस्ट्री से जो डिफरेंट पोल्यूटेंट निकलते हैं, डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं, उसकी वजह से हमारे डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसकी? एल्वेलाई की। और इसकी निशानी क्या है? तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लेबोरियस ब्रीथिंग। लेबोरियस ब्रीथिंग कहते हैं कि आप जिस तरह लेबर होता है ना, मजदूर बहुत मेहनत करता है काम करने के लिए, इसी तरह आपको सांस लेने के लिए भी समझो आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो आपकी जो सांस लेने का प्रोसेस है, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। इसको कहते हैं लेबोरियस ब्रीथिंग या डीप ब्रीथिंग या वेरी डिफिकल्ट ब्रीथिंग। इट कॉजेज कफ, इसमें कफ होती है, खांसी, इसके साथ फ्लैम की प्रोडक्शन होती है। फ्लैम भी एक तरह का म्यूकस ही होता है, बट ये येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो येलोइश कलर का जो म्यूकस निकलता है उसको हम फ्लैम कहते हैं, और ये आपके
खांसी के साथ आपको नज़र आता है। तो कफ होता है, इट इज़ अ कफ विद फ्लैम। अगर पेपर एमसीक्यूज हो और कहें कि कफ है, कफ के साथ फ्लैम की प्रोडक्शन है, ठीक है, और एल्वेलाई की डिस्ट्रक्शन है, इसको हम कहेंगे एम्फाइसेमा, ठीक है। अब निमोनिया के ऊपर आता है। निमोनिया जो है इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के बाद जो आपको निमोनिया हो जाता है, ठीक है, और यानी कि निमोनिया एक तरह का इन्फेक्शन ही है। तो निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है विच इज़ कॉज बाय स्पेशल बैक्टीरिया, ख़ास बैक्टीरिया होता है इसका, ठीक है, ख़ास वायरस होता है या ख़ास फंजाई। तो ख़ास वायरस, ख़ास फंजाई या ख़ास बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उसको हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया जो होता है, जो एल्वेलाई होते हैं इसमें वो सारे अफेक्ट हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, सारे एल्वेलाई इन्फेक्टेड है। जब इन्फेक्टेड हैं, जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें पस या फ्लूइड जमा हो जाता है, ठीक है। तो निमोनिया इज अ कंडीशन इन which is caused by special bacteria, fungi or virus. It causes the infection in the alveoli which lead to formation of fluid or pus inside the alveoli, ठीक है। आपके alveoli के अंदर पस या फ्लूइड जमा हो जाएगा। जब अब देखो ये आपका एक एल्वेलाई है जिसके अंदर होना तो एयर ने जमा था, लेकिन उसके अंदर ये क्या भर गया है, सारा पस भर गया है। जब पस भर गया है, खुद बताओ गैसियस एक्सचेंज यहाँ से होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो गैसियस एक्सचेंज मुश्किल हो जाएगी, यानी कि ब्रीथिंग भी मुश्किल हो जाएगी। तो पेशेंट जो होता है उसको बुखार होता है, फीवर के साथ साथ खांसी होती है, सर्दी लगती है उसको, और साथ में चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन, चिल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी अलॉन्ग विथ पस और फ्लूइड इन द एल्वेलाई, इट इज़ कॉल्ड निमोनिया, ठीक है। एस्थमा क्या है? या एस्थमा आपको अक्सर हर बच्चे को पता होगा कि एक एस्थमा अगर कोई मरीज़ होता है तो वो एक उसके हाथ में इन्हेलर होता है और वो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, वो एस्थमा क्या यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एस्थमा है क्या? एस्थमा एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें जो एयरवेज होते हैं ना, हमारे लंग के एयरवेज होते हैं ना, जो लंग के, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग। जो लंग्स के एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है एस्थमा में। ब्रोंकाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो रही थी एयर पैसेज वे की, लेकिन दोनों अलग हैं, ठीक है। ये जो एस्थमा वाली होती है ना, ये एलर्जी की वजह से होती है, ठीक है, और ये जो ब्रोंकाइटिस वाली है कुछ बैक्टीरिया या स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि एस्थमा इट इज़ कॉज बाय, इट इज़, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट पेन होता है, फीवर, और एमसीक्यूज़ का पॉइंट है वीजिंग साउंड। तो अगर आपसे पूछे कि वीजिंग साउंड कहाँ होती है, तो वीजिंग साउंड होती है आपके एस्थमा में, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें वीजिंग साउंड होती है, फीवर है, चेस्ट पेन है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब आप सांस बाहर निकालते हो तब वीजिंग साउंड होती है, और कफ भी है, ठीक है। एस्थमा क्यों होता है? इट इज़ एन एस्थमा इज एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू pollens, dust, smokes, fur, feathers and नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेज। व्हाट एक्चुअली एस्थमा, ये एक तरह की एलर्जिक रिस्पॉन्स है, यानी कि आपको आपके ख़ास तौर पे देखो जो लोग होते हैं ना, ये कहते हैं ना मास्क पहन के रखें एस्थमा वाले, क्योंकि जब नॉर्मली ये लोग किसी डस्ट में जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो, स्मोक हो, या पॉलेंस, यानी कि जो पॉलेंस होते हैं प्लांट्स के वो मौजूद हों, तो उनके करीब जब ये जाएंगे, उनको इनहेल करेंगे तो इनको एलर्जी होती है उससे। जब एलर्जी होती है तो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होती है। उस एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपके एयरवेज इन्फ्लेम कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। इट में ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे, जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, समझो एक ये था, अब ये सूज गया है तो अंदर की तरफ सूजेगा, तो ये चीज़ इसका मोटा हो जाएगा अंदर की तरफ, और ये वाली वॉल भी इसकी मोटी हो जाएगी यहाँ से अंदर की तरफ, तो रास्ता कम हो जाएगा। सो ब्रेथिंग जो होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी पेशेंट के लिए, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है दैट इज़ लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। लंग कैंसर इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग ड्यू टू स्मोक या एयर पोल्यूशन। स्मोक या एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं आपके लंग्स में, विच में स्प्रेड टू अदर टिश्यूज़। यार देखो, कोई किसी भी तरह का कैंसर हो, मैं आज आपको बता दूं कैंसर में होता क्या है। कैंसर में नॉर्मली एक एबनॉर्मल मास बनता है या एबनॉर्मल टिश्यू बनता है। एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल टिश्यू क्या है और कैसे बनता है? एबनॉर्मल मास या एबनॉर्मल टिश्यू है कि कोई भी आपकी एक सांस की नाली है, उसका एक पाइप है, उस पाइप के अंदर कोई एक गोश्त पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसको मास कह रहा हूँ मैं। वो जो गोश्त पैदा होना शुरू हो जाता है, क्यों पैदा हो रहा है भाई? नॉर्मली इसको पैदा नहीं होना चाहिए, वो इसलिए पैदा हो रहा होता है कि वहाँ पे जो सेल मौजूद होते हैं ना, मैं अक्सर डिटेल बता रहा हूँ बट आपको अच्छी बात है, थोड़ी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। सो ऑब्वियसली आप एक MBBS डॉक्टर से पढ़ रहे हैं तो है फ्लेक्सिंग। सो अब वहाँ पर जो
सेल्स मौजूद होते हैं वो एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ये जो एबनॉर्मल डिवीज़न है सेल्स की, ये जो सेल्स मौजूद हैं और वो एबनॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं, इतना डिवाइड कर रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो इस एबनॉर्मल डिवीज़न की वजह से एक मास बन जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल मास हो जाता है किसमें, लंग्स में, विच में स्प्रेड टू अदर टिश्यू, जो बाद में दूसरी जगह पर भी फैल सकता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जब भी कैंसर होता है तो बंदा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो वेट लॉस होता है, हड्डियों में दर्द होता है, बोन एक, वीकनेस कमज़ोरी होती है, फैटीग थकन वगैरह होती है, हॉर्सीनेस हुई थकन, इन्फेक्शंस होते हैं आपको बार बार, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन यानी कि बार बार लंग के इन्फेक्शन होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, और कफ विद ब्लड, खांसी तो है बट विद ब्लड है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पहचानने के लिए, और वीकनेस है। ठीक है, अब इस चार्ट को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 7 मिलियन पीपल जो होते हैं ना, वो अपनी एज में से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन पीपल मरते हैं प्रीमेच्योरली। ठीक है, घर के अंदर वाले भी, घर के बाहर वाले भी। तो 21% होता है ना इसमें एयर पोल्यूशन की वजह से, वो 21% लोगों को निमोनिया हो जाता है और वो मर जाते हैं। 20% वालों को स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक क्या होता है, जब आपको आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई ना मिले तो आपका ब्रेन डेड हो जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। 20% इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, आपका जो हार्ट है उसके अंदर अगर उस हार्ट को ब्लड सप्लाई ना मिले तो उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और 90% जो होते हैं उनको, 19% को ऑब्स्ट्रक्टिव, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, जिस तरह इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसमें भी एयर पैसेजवेज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और 7% लोग लंग कैंसर से मरते हैं। ठीक है, 21% निमोनिया से, 20% स्ट्रोक से, एंड 20% इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ से। तो ये हो गया 61%। 19% जो होते हैं वो मरते हैं आपके COPD से, और 7% मरते हैं लंग के केसेस से। ठीक है, सो दैट इज़ इट। ये थी इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन और यही टॉपिक थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आई होंगी। सो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आई हैं सो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोशिश करिएगा कि ये वीडियोज़ आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, और मुझे भी ताकि अच्छा लगे कि मेरी वीडियोज़ बाकी लोगों तक पहुँच रही हैं, उनसे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं ना सिर्फ सॉल्व कराऊंगा बल्कि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और एक मैं आपको प्रो टिप बताता चलूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके ख़ास तौर पर एग्ज़ाम्स में MCQs का टेस्ट हो, तो इस समरी को कभी नहीं भूलिएगा। समरी आपने हमेशा पढ़ के जानी है एग्ज़ाम के लिए, इससे आपके बहुत सारे MCQs सॉल्व हो जाते हैं। समरी और बुक के पीछे वाले MCQs, ये अक्सर इससे अगर आप ये सही से कर लेंगे ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।